गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे यूट्यूब चैनल एएनएम कॉर्नर में। आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे भारत में यूरोपीय आगमन की। जो यूरोपीय शक्तियां हैं ये भारत में लगातार आ रही हैं। इसके पहले हमने दो पावर की बात की थी। आपको याद होगा शायद कि इसके पहले हमने आपसे बताया था कि पुर्तगाली भारत में आए थे, ये मैप में आपको दिख रहा है। और उसके बाद दूसरी शक्ति एक और बताई थी जिसका नाम था नीदरलैंड। ये दोनों भारत में आते हैं और भारत में इनका क्या रोल होता है इसकी हमने चर्चा आपसे पहले वाली वीडियो में की है। आज हम आपसे तीन और देशों के बारे में चर्चा करेंगे या तीन और यूरोपीय के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत में आते हैं व्यापार के पर्पज से, लेकिन उसमें से जो अंग्रेज होते हैं कैसे आगे निकल जाते हैं। तो जिनकी हमारी आज बात होगी आपसे, उनमें आपको हम पहले बता दें कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे यूनाइटेड किंगडम के बारे में या यूके के बारे में या ग्रेट ब्रिटेन के बारे में। और जब इसकी चर्चा करेंगे तो हम यहाँ की जियोग्राफी की बात भी करेंगे और उसके बाद हम जो जिसको टॉपिक लेके चल रहे हैं हिस्ट्री, उसकी तो हम बात ही करेंगे। और जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे उसके बाद जो दूसरे देश की हम बात करेंगे वो आपका होगा क्या, डेनमार्क। हम डेनमार्क की भी बात करेंगे, डेनमार्क की भी हम कुछ जियोग्राफी देखेंगे। उसके बाद फिर हम जो मेन हमारा टॉपिक है हिस्ट्री की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे आपसे फ्रांस की। फ्रांस हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है ये आप देखेंगे। हमारे लिए जीके की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ये यहाँ की जियोग्राफी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसकी हिस्ट्री भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन तीनों स्तर पे ये मजबूत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है और तीनों पे हम बात करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज के वीडियो में। जिस लक्ष्य को लेकर हम आए हैं उसे हम कवर करना शुरू करते हैं। अभी से पहला हमारा टारगेट है क्या, अंग्रेजों का भारत में आगमन। तो आपको मैप में हमने तीनों लोकेशन दिखाई कि हम बात करेंगे फ्रांस के बारे में, ब्रिटेन के बारे में या अंग्रेज़ों के बारे में, और तीसरा डेनमार्क के बारे में। तो आइए सबसे पहले आपके सामने एक इमेज है जो इंग्लिश मैन या यूरोपीय की एक इमेज है जो आपके सामने दिख रही है। ये कैसे भारत में आकर अपने एक्सप्लोटेशन शोषण को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे डंक मारकर भारत को चूसते हैं, इसकी कहानी है। भारत में अंग्रेज एक कंपनी के तहत आते हैं और वो कंपनी होती है निजी कंपनी। और इस निजी कंपनी की स्थापना जो होती है वो निजी कंपनी की स्थापना होती है 1600 में। निजी कंपनी की स्थापना 1600 में होती है और 1600 में जो स्थापना होती है तो आप देखेंगे इसके पास निजी कंपनी में 24 सदस्य होते हैं जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था और फाइट में इन्हें BOD कहा जाता था, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर देखें जब 1600 में जब इस कंपनी की स्थापना हो रही थी तो भारत में जो राजा था, भारत में शासक हुआ करता था अकबर, यानी अकबर के शासनकाल में स्थापना हो रही है। और जो ब्रिटेन का जो राजा था, ब्रिटेन में कौन था, ब्रिटेन में एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ के शासनकाल में कंपनी की स्थापना हुई थी। हमने बताया कितने सदस्य थे, 24। इन्हें क्या कहा जाता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जो BOD थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें जो सबसे प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, जो सबको लीड करता था, उसे गवर्नर कहते थे। और यही गवर्नर भारत में आप देखेंगे भारत में इनके शासन का प्रतिनिधित्व करेगा। दूसरी चीज़ आप यहाँ जान लें कि जो गवर्नर होते थे, गवर्नर इनको जो ब्रिटेन है, जो यूनाइटेड किंगडम है, ये इनको वेतन दे रही थी, यानी ये वेतन पर थे, ये वेतन पाते थे। और अगर देखें एक चीज़ और, 1600 में जो कंपनी की स्थापना हुई उसकी डेट आपको बता दें, कुछ एग्जाम इस हद तक भी पहुंच जाते हैं, डेट पूछ लेते हैं। तो डेट एक नज़र में आप जान लीजिए, डेट है 31 दिसंबर 1600। कंपनी की स्थापना इस डेट में होती है।
इसके बाद अगर हम बात करें अंग्रेज़ों की, तो अंग्रेज़ों की जो हमारी आज चर्चा होगी, पहले ही आपको बता दें कि हम आपसे बात करेंगे प्लासी के वार के पहले तक, कि प्लासी के पहले ये क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ तक हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर और देखें, 1600 में कंपनी की स्थापना होती है। 1601 में, अभी ये भारत नहीं आए हैं, 1601 में ये पहली बार कंपनी का एक दल उनके देश से बाहर निकलता है, और देश से बाहर निकलता है तो कहा जाता है भारत नहीं आता। ध्यान रखिएगा, भारत नहीं आता, कहा जाता है इंडोनेशिया। सबसे पहले जाता है ये इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की यात्रा करता है और वहाँ पर अपने व्यापारिक आधिपत्य को स्थापित करना चाहता है। 1601 के बाद समय आता है 1608, और इस बार ये आते हैं कहाँ पर, इंडिया में, यानी भारत में आते हैं। और जब ये भारत में आते हैं तो सबसे पहले आते कहाँ हैं, ये भी पूछा जाता है, किससे आते हैं। ये आते हैं 1608 में एक जहाज़ से जिसका नाम है हेक्टर। हेक्टर नामक जहाज़ से आते हैं कहाँ पर, ये अरब सागर होते हुए सूरत में उतरते हैं। सूरत उस समय मुगल काल का एक क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पर जो शासक था उस समय 1608 में, तो आप देखेंगे शासक था जहांगीर। यहाँ पे जहांगीर का शासनकाल था 1601 में। जहांगीर के शासनकाल में पहली बार हेक्टर नामक जहाज से एक अंग्रेज आता है। और अंग्रेज आता कौन है, अंग्रेज का नाम क्या है, अंग्रेज का नाम है कैप्टन हॉकिंस। ये आता है पहली बार, कहाँ पर, जहांगीर के शासनकाल में, भारत। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप यहाँ से आगे देखें, तो जब ये जहांगीर के शासनकाल में आता है तो जहांगीर ने इन्हें सबसे पहले 400 का मनसब दिया और अपने दरबार में बहुत ही सम्मान से रखा। अगर देखा जाए तो ये आता है जिस उद्देश्य से, वो उनका ऑब्जेक्टिव जो था वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है कि ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता, क्यों, क्योंकि इस समय तक, अभी तक जो पुर्तगाली थे, वो पुर्तगालियों का पूरी नौसेना, पूरी जितने समुद्री क्षेत्र था, इस पर उनका वर्चस्व बना हुआ था। और वर्चस्व के कारण ही जो अंग्रेज आया, अंग्रेज चाह रहे थे कि हम सूरत में अपनी एक कंपनी, एक कोठी खोलें, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव के कारण ये मंजूरी नहीं पाई, इन्हें मंजूरी मिली ही नहीं। और जब मंजूरी नहीं मिली तो ये खाली हाथ वापस चले गए। और खाली हाथ जो वापस चले गए, तो यानी अभी आपको बताया हमने कब का समय है, ये समय है 1608 का। ये चाह रहे थे कि सूरत में एक कंपनी खोली जाए, लेकिन यहाँ पर उसे परमिशन नहीं मिलता, और परमिशन न पाने के कारण क्या थे, पुर्तगालियों का दबाव। यहाँ से ये निकल जाते हैं, जब भारत में इस हिस्से पर वो कंपनी नहीं खोल पाते, तो यहाँ से ये निकलते हैं कहाँ पर, यहाँ से निकलते हैं साउथ इंडिया की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ। और दक्षिण भारत की ओर जब ये बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये पहुँचते हैं 1611 में। 1611 में जाते हैं, बहुत ही मशहूर लोकेशन है मुसलीपट्टनम। आपको बार बार इससे मुलाकात होगा, मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। ये पहुँचते हैं वहाँ पर, और 1611 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कोठी, अपनी पहली फैक्ट्री यहाँ स्थापित कर दी। जब 1611 में इन्हें पहली फैक्ट्री स्थापित की, तो धीरे धीरे कूटनीतिक रूप से 1613 में परमिशन पा जाते हैं सूरत में, कि सूरत में भी ये फैक्ट्री डाल सकें। और जहांगीर, वहाँ के शासक जहांगीर इन्हें अलाउ करता है, और ये 1613 में सूरत में एक कंपनी डालते हैं। 1616 का समय है। 1616 के समय में बुरहानपुर, अहमदाबाद, जो आगरा के पास स्थित है, वहाँ पर एक फैक्ट्री डाल देते हैं। अब 1616 में एक महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि उन्होंने आगरा के पास फैक्ट्री डाली। उसके बाद 1632 में इनकी एक फैक्ट्री स्थापित होती है गोलकुंडा में। गोलकुंडा की थोड़ी सी कहानी अजीब है, लेकिन हम कहानी पर नहीं जाना चाहते, केवल बहुत ज़्यादा यहाँ से फैक्ट जो आते हैं वही आपको बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा समय कहीं अलग जगह बर्बाद करने से अच्छा है कि हम टू दी पॉइंट पढ़ें।
वही पढ़ें कि जो हमें इम्पॉर्टेंट, जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। बाकी कहीं और अपनी ऊर्जा एनर्जी हम क्यों बर्बाद करें। अब बात आया 1632 तक। 1632 में इन्होंने गोलकुंडा को में अपनी कंपनी स्थापित की। 1639 में इन्होंने मद्रास स्थापित किया और 1639 के बाद ये 1651 में हुगली में स्थापित करती है अपनी कंपनी। हुगली वही कलकत्ता वाला, अभी कलकत्ता में नहीं, अभी हुगली में है, लेकिन बंगाल में जो हुगली था अब जो कलकत्ता के पास में पड़ता है। 1651 के बाद आप देखेंगे 1669 में ये करते हैं मुंबई में स्थापित, इनकी एक कंपनी मुंबई में स्थापित होती है। और 1700 में आप देखेंगे जहाँ इनका गढ़ हुआ वहाँ पे कंपनी सबसे बाद में होती है, और 1600 में इनके स्थापित होती है कलकत्ता में, यानी 1700 में इनकी एक कंपनी स्थापित होती कलकत्ता में। अब ये जानने वाली आपके लिए बात होगी, एक चीज़ आपको यहाँ नोट करना होगा, कलकत्ता में इनकी कंपनी 1700 में सबसे अंतिम दौर में स्थापित होती है, जबकि आप देखेंगे मुंबई में उससे पहले और सबसे पहले मछलीपट्टनम में होती है। 1611 का समय है। जल्दीबाजी में आप सूरत मत मारिएगा, बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है, कई जगह सूरत मिलता है, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब फाइट से बाहर होना होता है। इसका दर्द वो लोग समझते हैं जो बाहर हुए इसकी वजह से। अब देखिए जो जहांगीर का जो मुगल काल था, ये जो मुगल काल हुआ ये अंग्रेज़ों के लिए अच्छा रहा, खास करके उत्तर मुगल। जो मुगल काल था जब तक औरंगजेब था तब तक ये केवल व्यापारिक कंपनी के रूप में रहते थे, लेकिन जब फर्रुखसियर का काल आया, हमने फर्रुखसियर की कहानी बताई थी कि यहाँ पर एक बीमार होने के कारण एक अंग्रेज इनका इलाज कर देता है, जिसके कारण ये बड़ी रियायतें दे देते हैं अंग्रेज़ों को, और इन्हीं रियायतों को बोला जाता है क्या, कंपनी का मैग्ना कार्टा। ये बात हमने पहले भी की थी, इसलिए मैंने उत्तर मुगल को पहले ही बता दिया था। ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है कंपनी का। तो ये किसके शासनकाल में मिला था, ये मिला था फर्रुखसियर के शासनकाल में। अब आइए, इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो अब थोड़ी सी एक मैप में हम थोड़ी सी इनकी जियोग्राफी करेंगे कि भूगोल की दृष्टि से ये कितने महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आयात निर्यात होती हैं, उसके बाद जो अंग्रेज वाला है वो वाला टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये आपके सामने एक मैप दिख रहा होगा, ये मैप है इंग्लैंड का। एक मैप और आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर मैप मिल जाता है। ये देखें, आपका ये हिस्सा आपका इंग्लैंड का है। इस इंग्लैंड के हिस्से में आप देखेंगे तो मुख्यतः 4 द्वीप बने हैं। द्वीप तो और छोटे छोटे के हैं, लेकिन मुख्यतः 4 द्वीप हैं। वो 4 कौन कौन से हैं, अगर उन चारों को आपको देखना है तो सबसे पहले आप उसी मैप में आए जो हमने आपको खोला था। ये 4, अब चारों में आप देखेंगे सबसे पहला जो द्वीप है वो खुद इंग्लैंड है, दूसरा जो द्वीप है वो है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, और तीसरा है वेल्स, और चौथा जो द्वीप है वो है नॉर्थ आयरलैंड, ये आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा। इन चारों द्वीपों को मिलाकर कहा जाता है क्या, ग्रेट ब्रिटेन। इन चारों को मिलाकर इन्हें ग्रेट ब्रिटेन की नाम दिया जाता था। और ये ग्रेट ब्रिटेन जो है यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, और यूनाइटेड किंगडम ने ही भारत को अपना उपनिवेश बनाया। और जो उपनिवेश बनाता है तो भारत में वो शोषण करता है। आप इसकी थोड़ी सी लोकेशन आपको दिखा दें तो आपको हमने पहले बताया है कि आप यहाँ पे नॉर्थ सी देख रहे होंगे, उत्तरी सागर। आपको हमने कल इंग्लिश चैनल की बात की थी, और यहीं पे आप देखेंगे ये आपका हिस्सा कौन सा है, ये आपका हिस्सा है यूनाइटेड किंगडम का, और नीचे इसके ठीक मिलेगा फ्रांस, और फ्रांस और यूके के बीच एक स्टेट पाई जाती है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट, डोवर। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक चीज़ और दिखा दें आपको, शायद आपको आसान हो। यहाँ पे देखें, ये आपका कौन सा हिस्सा है, ये यूनाइटेड किंगडम है, उसके नीचे कौन सा है, ये फ्रांस है। इसके बीच में एक स्ट्रेट, एक जल संधि पाई जाती है, और इस जल संधि को बोलते हैं डोवर। तो ये जानने वाली बात थी।
ठीक है। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण चीज़ और बता दें कि जो यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल है, ये सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ये है लंदन। इसका कैपिटल कहाँ है? लंदन। इसके अलावा जो यहाँ से जानना है, आप देखेंगे कि यही यूनाइटेड किंगडम ही एक ऐसा जगह है जहाँ से पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है, टाइम का, और इसे जीएमटी कहते हैं, ग्रीन मेडिटेरियन टाइम जोन। अब देखिए ये कहाँ पे है, ये लंदन से होकर क्रॉस होता है, या ग्रीनविच के हैं, ये ग्रीनविच से एक रेखा है, वहाँ से होकर ये क्रॉस होता है। तो इतनी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से, भूगोल के लिए, जो यूनाइटेड किंगडम के बारे में था। इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे आपसे कि हमने बताया कि 1700 तक आते आते इन्होंने कलकत्ता में अपनी कंपनी स्थापित कर ली थी। अब ये जान लें यहीं पे कि ये कौन सी चीज़ों का आयात करते थे और किसका निर्यात करते थे। तो ये जब भारत में आए, भारत में ये क्या क्या लेकर आते थे? ये लेकर आते थे बुलियन, एक शब्द है बुलियन। बुलियन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो बुलियन में क्या क्या शामिल है? बुलियन में शामिल है क्या? सोना, ये नींद वाला नहीं, ये गोल्ड है। दूसरा चांदी यानी सिल्वर। तीसरा आप देखेंगे शराब। चौथा कुछ तेल। और पांचवा ये ताला, जो अलीगढ़ का बनता है, तो इतना मशहूर नहीं था, तो एक ताला भी लेकर आए। तो ये सब चीज़ें ये हम या भारत में आयात होती थी या ब्रिटेन हमको निर्यात करता था। लेकिन ब्रिटेन हमसे क्या लेता था? ये तो ब्रिटेन से हम लेते थे। ब्रिटेन हमसे लेता था क्या? मसाला, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, अफीम, सोरा, हाथी के दांत की बनी हुई वस्तुएं और धातु की बनी हुई वस्तुएं, साथ ही साथ मोती। ये सब चीज़ें हम ब्रिटेन को निर्यात करते थे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे जो ट्रेड था, वो ट्रेड हमारा कैसे था? सरप्लस था। ठीक है, कैसा था? सरप्लस। इसे बोलते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट जो था वो इंग्लैंड की तरफ था, हमारे तरफ ट्रेड डेफिसिट न होकर ट्रेड प्लस था। और इसे ही आप देखेंगे एक वर्ड होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, आप सुना होगा, कैड। तो जो कैड था ये इंग्लैंड के लिए था और हमारे लिए क्या था? कैश था। कैश का मतलब करंट अकाउंट सरप्लस। और इस समय अब तक हम धीरे धीरे कमाकर लाभान्वित हो रहे थे। लेकिन समय बदलता है, समय नहीं लगता, और समय धीरे धीरे बदलता चला गया। तो इसकी कहानी आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी तक 1700 तक हम क्या थे? हमारे पास कैश था। कैश का मतलब क्या? करंट अकाउंट सरप्लस, चालू घाटे में लाभांश। ये इकोनॉमी का टर्म है, ध्यान रखिएगा। इससे हम आपको यही अवगत करा देना चाहते थे कि आप इससे परिचित रहें। आपको वर्तमान में हम देखें, चाइना के साथ हमारा ट्रेड चल रहा है। जो चाइना और इंडिया का ट्रेड है, इंडिया के जो कैड है ये करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है। और कुछ देशों के साथ हमारा कैश है। कैश ऐसे देशों के साथ है, कुछ यूरोपीय देश हैं, जैसे मान लीजिए ब्रिटेन, आज हम कैश में हो वहाँ से। कुछ ऐसे देश हैं जैसे हम यूएई मान लें, तो हमारा ये कैड और कैश ये होता है। ठीक है, जहाँ से हम आयात ज़्यादा करते हैं, हम चीज़ें ज़्यादा मंगाते हैं, वहाँ पे हमारा कैड रहेगा, और जहाँ चीज़ें हम ज़्यादा निर्यात करते हैं वहाँ पे हमारा कैश रहेगा। ओके, क्लियर। अब आइए फिर इतिहास पर। इतिहास में ये निर्यात करते थे, ये चीज़। दूसरी चीज़, अब तक हमने इकोनॉमी की बात, दूसरी चीज़, जहांगीर के काल में जब हॉकिंस भारत आता है तो हॉकिंस को इन्होंने एक उपाधि दी थी और उसका नाम रखा था इंग्लिश खान। इंग्लिश खान इस नाम से पुकारते थे। और दूसरी चीज़, और आप देखेंगे जहांगीर के शासनकाल में ही टॉमस रो, एक राजदूत आता है जो ब्रिटेन से आता है इनके दरबार में। और एक महत्वपूर्ण चीज़, जो बम्बई का संस्थापक माना जाता है, उससे भी आप ये जान लें, ये गिराल्ड नाम है, गिराल्ड औंगियार।
गेराल्ड औंगियार को बम्बई का संस्थापक माना जाता है। और अब देखेंगे पहली जो प्रेसिडेंसी उन्होंने स्थापित की अंग्रेज़ों ने, ये सूरत में स्थापित की थी। इतनी चीज़ें आपको अंग्रेज़ों के बारे में जाननी थी। अब इसके बाद हम यहाँ से अंग्रेज़ों की आपको पीपीटी दिखा दें। देखिए, हमने जैसा कि बताया कि अंग्रेज़ों की प्लासी की पूर्व की स्थिति क्या थी, गठन हुआ और उन्हें भारतीयों के साथ क्या संबंध थे उनके शासकों के साथ, और आयात निर्यात क्या करते थे। इन 3 चीज़ों हमने आपसे डिस्कस किया। हमने बताया कि अच्छा, जो ईस्ट कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC के नाम से जानते थे, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम कुछ और था। इसका ओरिजिनल नाम था द गवर्नर, ध्यान रखिए, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द ट्रेड ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, ये उसका नाम था। नाम फिर से बता दें, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये था इसका पूरा नाम। इसे शॉर्ट नेम में EIC के नाम से जाना जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते थे। इसमें इसकी जो स्थापना हुई थी, गठन हुआ था, ये हुआ था 1600 में। और इसमें टोटल कितने निजी कंपनी थी, 24 सदस्य थे, जिन्हें BOD कहा जाता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। सर्वोच्च जो सदस्य होता था, जो सबसे अधिक जो सर्वोच्च पद होता था, गवर्नर का होता था। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे जाननी थी कि इन्होंने 1601 में यात्रा की इंडोनेशिया की व्यापार के दृष्टि से। 1608 में हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस ने लीड करते हुए जहांगीर के दरबार में भारत आया और 400 का मनसब प्राप्त किया। पुर्तगालियों के दबाव के कारण ये सूरत में अपनी कंपनी स्थापित नहीं कर पाए। ये यहाँ से दक्षिण इंडिया में गए, दक्षिण भारत में गए, और वहाँ पर उन्हें 1611 में मुसलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1613 में ये सूरत में अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। 1616 में अहमदाबाद, आगरा या बुरहानपुर के पास वाले क्षेत्र में। 1632 में ये गोलकुंडा में। 1639 में मद्रास, 1651 में हुगली, 1639 में मुंबई और 1700 में कोलकाता। तो यहाँ से जो जानना आपका है, अगर प्रश्न आएंगे तो ये जो इनके कंपनी की जो स्थापित हुई, इनके अरेंजमेंट से भी प्रश्न आ सकते हैं। और जो फर्रुखियन ने इन्हें छूट दी, उस छूट को अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब दूसरी चीज़, आयात निर्यात की बात किया हमने। अंग्रेज भारत से निर्यात करते थे क्या, या भारत से ले जाते थे सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, अफीम, सोरा, हाथी दांत, धातुएं और मोती, और ये सब चीज़ें क्या कर रहे थे, वो ले रहे थे। और एक चीज़ क्या, मसाला, सबसे महत्वपूर्ण। भारत में आयात क्या करते थे, लेकर क्या आते थे, सोना, ताला, चांदी, शराब, तेल, ये सब लेकर आते थे। हमने आपको बताया जहांगीर ने हाकिम को इंग्लिश खां कहा की उपाधि थी। टॉमस रो इन्हीं के दरबार में आया था, राजदूत था। 3 वर्ष तक वो इनके शासनकाल में रहा, उसके बाद गया। और देखेंगे गेराल्ड औंगियार ने बम्बई की स्थापना की, से संस्थापक माना जाता है। अंग्रेजों की प्रथम प्रेसिडेंसी सूरत में स्थापित हुई। इतनी चीज़ें तो हमने आपसे डिस्कस की थी। इसके बाद हमारा जो डिस्कशन है वो एक अलग कंपनी पर है, जिसका नाम है डेनमार्क। अब हम बात करेंगे किसके, डेनमार्क के बारे में, यानी डेन के बारे में। डेन वही जो डेनमार्क से आए थे। इनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ें आपको जाननी है। आप अच्छा इसकी इनकी लोकेशन देख लें। इसके एक तरफ नॉर्थ सी है, दूसरी तरफ बाल्टिक सी है। इनका जो कैपिटल है कहाँ पर है, इनके कैपिटल को हम बता देते हैं। इनका कैपिटल है कोपहेगन, आपने सुना होगा कोपहेगन। कोपहेगन एक शहर है और वहीं पर इसकी क्या है, राजधानी। दूसरी चीज़ आप देखेंगे जो इसके लिए एक और महत्वपूर्ण है, आप देखिए तो ये जर्मनी के साथ इसकी सीमा लगती है। ये डेनमार्क है और यहीं पे आप देख रहे हैं जर्मनी। जर्मनी की बॉर्डर क्या है, जर्मनी ये है, ये इतना जर्मनी है। तो जर्मनी के साथ इसकी सीमा लग रही है। 2 चीज़ आपको जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण था। कौन सी, कि जर्मनी के साथ इसकी सीमा लगती है और दूसरी तरफ स्वीडन से लगती है। लेकिन और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, कोपहेगन। कोपहेगन कहाँ है, आप देखेंगे स्वीडन के तट के पास, स्वीडन वाले हिस्से की तरफ है। अच्छा, इनकी कंपनी का क्या रोल है, ये 1616 में भारत आए और इन्होंने 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ पे, त्रावणकोर में, जो तमिलनाडु में स्थित है।
इसके बाद इनकी कंपनी मछलीपट्टनम, कासिम बाजार, श्री रामपुर में स्थापित होती है। श्री रामपुर की कंपनी इनकी थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। श्री रामपुर, वही भगवान अयोध्या वाले राम। श्री रामपुर में इनकी कंपनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पहली बार ईसाई धर्म के प्रसार के लिए मिशनरी विद्यालय खोला। मिशनरी स्कूल की स्थापना पहली बार यहीं पर करते हैं। लेकिन इन्होंने अपने व्यापार का जो फोकस एरिया रखा वो भारत में न रखकर इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया को रखा, यानी ये सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस वाले हिस्सों को उन्होंने फोकस किया। तो ये कहानी थी आपकी डेनमार्क की। इसके बाद जो भारत में आए उनका नाम क्या था? उनका नाम था, इसलिए आप देखेंगे वो थे फ्रांसीसी। अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डेनमार्क है वो कई भागों में बटा हुआ है, मुख्यतः 5 भाग हैं। आप देख सकते हैं नॉर्थ डेनमार्क है, सेंट्रल डेनमार्क है, सदर्न डेनमार्क है और जीलैंड है, और साथ ही ये आपका हिलरेड है और जहाँ पे कोपेनहेगन अवस्थित है। आपको हमने यहीं पे दिखाया कि जर्मनी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है और इसकी एक तरफ बाल्टिक सी है, एक तरफ नदर्न सी है, यानी उत्तरी सागर है। ये चीज़ें आपको हमने पहले ही बताई थी। इसके बाद हमारी आपसे बात होगी अब फ्रांसीसी के बारे में। तो आप पहले फ्रांस की लोकेशन देख लें। फ्रांस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रांस की जो लोकेशन है उसकी ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंट है, उसकी हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है और उसके कुछ जीके हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे फ्रांस की चर्चा आई तो आपके पास 2 चीज़ आपको याद आ गई कि इसकी कैपिटल है पेरिस। अगर ये नहीं याद आया कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो याद आ जाना चाहिए, जब पेरिस हमने बता दिया कि यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था जिसे COP21 के नाम से जानते हैं। ये आपकी इन्वायरमेंट की चीज़ है। COP21 यानी जो जलवायु, ये किस पे हुआ था? ये हुआ था क्लाइमेट चेंज पर, जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन हुआ था 2015 में। किसको लेकर? जलवायु परिवर्तन को लेकर। उद्देश्य क्या था कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो पृथ्वी का टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है, इसे रोका जाए। इसको लेकर एक सम्मेलन हुआ था 2015 में और उसको सभी देशों ने साइन किया और वो यह जो सम्मेलन हुआ, ये सम्मेलन 2020 से लागू होगा। इसलिए आपको ये न्यूज में है और कभी भी यह पूछा जा सकता है आपको। तो 2020 में यह लागू होगा, ये आपको जानना यहाँ से महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके पहले क्योटो सेकंड का काल चल रहा है और जैसे ही क्योटो सेकंड खत्म होगा आपकी पेरिस एग्रीमेंट लागू हो जाएगी। तो ये था आपके लिए इसकी से रिलेटेड क्या, फ्रांस से रिलेटेड जो इन्वायरमेंट का टॉपिक था। लेकिन जो फ्रांस से रिलेटेड टॉपिक है जियोग्राफी का, उसे कवर करेंगे। फिर हम आएंगे जो हमारा इशू है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है हिस्ट्री। अब जियोग्राफी की अगर हम टॉपिक की बात करें, इसके कवरेज को देखने के लिए आपको हम एक मैप दिखाना चाहते हैं। ये मैप, पहले इसके चारों तरफ के देशों को देख लें। देखिए, ये आपका है पूरा फ्रांस। आपको हम हाईलाइट कर दें जिससे आपके लिए चीज़ें आसान हो। ये है फ्रांस। फ्रांस के एक तरफ देखेंगे, किस तरफ? दक्षिण वाले हिस्से में आपको मिलेगा स्पेन और पूरब के हिस्से में इटली, पूरब के हिस्से में स्विट्जरलैंड और उत्तर और पूरब में मिलेगा जर्मनी। उत्तर में मिलेगा आपको लग्जमबर्ग और बेल्जियम। ये तो स्थिति, और इसके ठीक उत्तर में आपको मिलेगा यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पर ये अलग होता है किससे? एक स्ट्रेट था जिसका हमने जब इंग्लैंड को बताया तभी बताया था, डोवर स्ट्रेट से अलग होता है। ये हमने यहीं डोवर जल संधि से, इतनी चीज़ें हमने आपको बताई। तो आप एक बार फिर आप सबको देख लें, आप देख लें बेल्जियम को, लग्जमबर्ग को, जर्मनी को, स्विट्जरलैंड को, इटली को, आप देख लें स्पेन को, क्योंकि ये चीज़ें महत्वपूर्ण अभी होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि जब इसकी हम टोपोग्राफी की बात करेंगे। अच्छा, इसकी राजधानी हमने बताई कहाँ पर है? पेरिस में। यहाँ पे हमने बताया COP21 हुआ, बार बार आपको ये याद दिला रहे हैं क्योंकि ये समझौता 2020 से लागू होने वाला है पूरे विश्व में। तो आइए अब जहाँ तक हम पहुँचे थे वहीं से आगे बात करें। ये एक इमेज और देखिए आप, ये भी इमेज है फ्रांस की। फ्रांस की बॉर्डर भी यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, ये उसका बॉर्डर है। ये उसका बॉर्डर है।
इस बॉर्डर के साथ आपको जानना है, आप देखिए यहाँ पे कुछ पर्वतों को जानना है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ के पर्वत। देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है कौन सा, यहाँ पे है आपका स्पेन। स्पेन और फ्रांस की जो सीमा है, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है पियरेनीज। क्या नाम है? आप यहाँ लिखा है पिनरीज। ये जो पिनरीज जो पर्वत है, ये किन दो देशों के बीच में है? एक तो है ये स्पेन के बीच में और दूसरे फ्रांस के बॉर्डर के साथ शेयर कर रहे हैं। इसके बाद आप देखिए दूसरा आपको मिलेगा आल्पस माउंटेन। ये जो आल्पस माउंटेन है, ये किन के बीच में है? तो आप देखेंगे एक तरफ फ्रांस है और दूसरी तरफ इसके कौन सा है? इसके इटली है। यहाँ पे आप देखिए, आपको दिखाते हैं पुराने पिछले वाले मैप में, ये देखिए इसकी इस तरफ कौन सा? ये आल्पस माउंटेन, यहाँ पे कौन सा था? इटली है। वही चीज़ आपको हमने यहाँ पे दिखाई। फिर से देखिए, ये है आल्पस माउंटेन और एक तरफ इसकी कौन सा है? फ्रांस, दूसरी तरफ इटली है। लेकिन उसके आगे जब जाएंगे तो आपको मिलेगा जूरा। आइए अब जूरा को इसमें देखें। ये देखिए इसके इटली के ऊपर कौन सा है? स्विट्जरलैंड। अब आइए फिर यहाँ, अब जो जूरा आपको दिख रहा होगा, जूरा के ये किसके साथ सीमा लगेगी? ये लगेगी स्विट्जरलैंड के साथ। और स्विट्जरलैंड के साथ कौन? स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में अवस्थित है कौन? जूरा माउंटेन। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण और आपको ऊपर दिख रहा है जिसका नाम है क्या? वास्क गेज। ये किन दो के बीच है? ये आप देखेंगे, हमने आपको दिखाया था, अभी फिर दिखाते हैं। ये आपको देखेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा क्या है? ये है जर्मनी। ये आपके जर्मनी का हिस्सा है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो है उसे क्या बोलते हैं? वास्क गेज बोलते हैं। यहाँ तक स्पष्ट। अब ये और देख लें आप, यहाँ पर कौन सा आपको हमने दिखाया? हमने आपको वास्क गेज, कलर हम चेंज कर देते हैं जिससे आपको क्विक रिवीजन। वास्क गेज दिखाया, जूरा दिखाया, आल्पस दिखाया और पिनरीज दिखाया। सबके देशों के साथ बॉर्डर शेयर किया। किसके? ये स्पेन के साथ कर रहा है, ये आपके इटली के साथ कर रहा है, ये स्विट्जरलैंड के साथ कर रहा है और ये आपके किसके साथ कर रहा है? कौन सा है? वास्क गेज। ठीक है, जर्मनी के साथ। यहाँ तक अगर स्पष्ट है तो यहाँ से हम आगे चले। अब ये थी आपकी जियोग्राफी रिलेटेड टॉपिक। यहाँ से हमने इकोलॉजी रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक भी बताइए आपको। जो अब आ जाइए अपने टॉपिक पर पुनः वापस, जहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं। क्या हम आपसे बात कर रहे हैं कि उन्होंने भारत में जब प्रवेश किया, जब भारत में आए तो ये क्या करते हैं? देखिए, फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो भारत में आती है 1664 में। 1664 में इनकी कंपनी का गठन होता है और काल होता है जब इनकी कंपनी का गठन होता है लुई 14वें का काल। लुई 14वें के काल में इनकी कंपनी का गठन होता है और इनकी कंपनी का नाम था कंपनी द इंडे ओरिएंटाले। और ये पूरी तरह से गवर्नमेंट कंपनी थी, ये सरकारी कंपनी थी और ये भारत में आती है 1667 में, अपनी स्थापना के 3 वर्ष बाद। दूसरी चीज़ आप देखेंगे तो इस कंपनी में भी होते थे क्या? गवर्नर। इनको अधिकार क्या था? वही 3 अधिकार जो हमने पहले आपको बताया था पुर्तगाली में, वही 4 अधिकार। ये वार करेंगे, वार के लिए ये ट्रीटी कर सकते हैं। ट्रीटी करने के साथ इनके पास ट्रेड का एक अधिकार है। ट्रेड के बाद ये एक्सपेंशन कर सकते हैं, अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। ये 4 अधिकार तो मिले हुए हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण चीज, इनकी जो पहली फैक्ट्री स्थापित होती है 1667 में, यह स्थापित होती है सूरत में। जब फ्रांसीसी भारत में आते हैं तो भारत में उस समय शासन होता है औरंगजेब का। औरंगजेब का आप एक चीज और देखें, हमने आपको शाइस्ता खां की कहानी बताई थी। अच्छा, 1669 में एक कंपनी अपनी स्थापित करती है मुसलिमपट्टनम में, लेकिन ये इनकी एक कहानी स्पेशली है कलकत्ता में महत्वपूर्ण। कलकत्ता में एक किला था इनका चंद्रनगर का। ये चंद्रनगर के आसपास का क्षेत्र ले लेते हैं। एक बंगाल का सूबेदार था जिसका नाम था शाइस्ता खां। शाइस्ता खां के बारे में हमने तब बताया था कि जब मराठा बहुत अपनी वर्चस्व थे और औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा था शिवाजी को मारने के लिए, और अंततः शिवाजी ने उसे मार दिया था रात में।
तो ये चीज़ें वही शाइस्ता खां है जो बंगाल का सूबेदार था, उसी ने एक चंद्रनगर के आसपास का जो स्थान था इन पुर्तगालियों को, इन फ्रांसीसियों को दे दिया था। और इन्हीं चंद्रनगर के आसपास फ्रांसीसी ने इकट्ठा करके किलेबंदी की और यहाँ पर बस्ती स्थापित किया। बात 1701 की है। 1701 में इन्होंने अपनी राजधानी बनाया पांडिचेरियों ने, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को। और इनके जो गवर्नर हुआ करते थे, इनके गवर्नर के कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्हें आपको जानना महत्वपूर्ण है। वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं, आप देखेंगे इसमें सबसे महत्वपूर्ण डुप्ले है। डुप्ले इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये पहला यूरोपीय, ना तो अंग्रेज़ों की बात कर रहे हैं, ना फ्रांसीसी की बात कर रहे हैं, टोटल पूरे यूरोप में पहला ऐसा गवर्नर हुआ जिसने भारत में अंग्रेज़ों से पहले जो भारतीय राजनीति थी, इस राजनीति में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। और हस्तक्षेप के माध्यम से उनकी राजनीति, उनके जो कि घरेलू मामले थे, उस घरेलू मामले में दखल देना शुरू करता है। कौन पहला है ऐसा पहला है डुप्ले कर रहा है। और ये सीधा भारत पर क्या कर रहा है? सीधा हस्तक्षेप कर रहा है भारतीय शासकों से, और अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर बहुत ही एक्टिव रहता है। तो ये थी कहानी आपकी फ्रांसीसी की। अब समय के साथ फ्रांसीसी अंग्रेज एक दूसरे से लड़ेंगे और लड़ने के बाद देखेंगे क्या क्या होता है। तो ये सब कहानी आगे हम बात करेंगे, आपसे हम बात करेंगे जब कर्नाटक मैसूर युद्ध, कर्नाटक युद्ध, मैसूर आंग्ल युद्ध, मराठा आंग्ल युद्ध, ये सब चर्चा होगी। तो वहाँ पर कहीं कहीं रोल आपको इनका भी आएगा, तो वहाँ पर हम इनकी चर्चा करेंगे। और लेकिन आज रुकेंगे हम यहीं पर। उसके बाद पहले आपको हम पीपीटी दिखा देते हैं, उसके बाद इस क्लास को हम रोकेंगे यहीं पे। समय चूँकि हो चुका है 9:39। समय हो रहा है कितना? 9:39। तो काफ़ी समय हो चुका है। आइए हम देखते हैं डेन के बारे में, डेनमार्क वाले हिस्से। हमने बताया कि 1616 में भारत आए थे। 1620 में त्रावणकोर में एक कंपनी स्थापित की थी। इसके बाद ये मछलीपट्टनम, कासिम बाजार और सबसे महत्वपूर्ण श्रीरामपुर या श्रीरामपुर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इसने मिशनरी स्कूल खोली और पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया। उसके बाद जिनके लिए महत्वपूर्ण था फ्रांसीसी कंपनी थी। फ्रांसीसी कंपनी की जो गठन होता है 1664 में होता है। 1667 गठन के 3 साल बाद ये भारत में आती है, और इसका जो गठन होता है वो लुई 14वें के काल में होता है, और ये समय होता है भारत में औरंगजेब का। दूसरी चीज़ आप देखेंगे तो जो कंपनी का नाम था कंपनी दे इंडे ओरिएंटाले नाम था। ये पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, और इसकी पहली फैक्ट्री 1667 में सूरत में स्थापित होती है। समय होता है औरंगजेब का, मैंने बताया। 1669 में दूसरी फैक्ट्री स्थापित करते हैं ये मछलीपट्टनम में। 1673 में शाइस्ता खां ने, जो बंगाल का सूबेदार था, चंद्रनगर की ज़मीन प्राप्त करता है, फ्रांसीसी को देता है, और जो फ्रांसीसी से चंद्रनगर की किलेबंदी करते हैं और वहाँ पर बड़ी मात्रा में बस्ती स्थापित करते हैं। 1701 में फ्रांसीसियों ने अपनी राजधानी को पांडिचेरी लाया और पांडिचेरी बनाया। और देखेंगे डुप्ले में सबसे प्रसिद्ध गवर्नर हुआ, गवर्नर जनरल, जिसका कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि ये सबसे साहसी था, बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजिक था, रणनीतिकार था। इसके सिवा आप देखेंगे कि पहला यूरोपीय शासक हुआ जिसने भारत में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के रूप से सीधा सत्ता में हस्तक्षेप करना शुरू किया और साम्राज्य विस्तार को बढ़ावा दिया। तो ये थी पूरी कहानी आपकी यूनाइटेड ग्रेट ब्रिटेन की, किसकी? डेन की, किसकी? फ्रांसीसी की। इन तीनों की हमने आपसे चर्चा की। इसके बाद जो हम अगली वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम बात करेंगे भारत में जो क्षेत्रीय राजा हैं इस समय 18वीं सदी की, इसमें हम बात करेंगे कहाँ पे बंगाल के लोग एक्टिव हैं, कहाँ पर अवध के हैं, कहाँ पर हैदराबाद वाले हिस्से में हैं। ये सब हम आपसे चर्चा करेंगे। तो रुकेंगे आज हम यहीं पर अपने इस वीडियो में। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अधिक से अधिक इस चैनल को फैलाइए, और जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके और हमारा प्रोत्साहन बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे यहीं पर। समय हो चुका है 9:42, और आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं एनएमई कॉर्नर पर। तो सब्सक्राइब कीजिए एनएमई कॉर्नर के चैनल को, और अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए।
मित्रों, मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में फिर कल सुबह 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।